नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। अगर मैं आज के इस टॉपिक की बात करूँ, तो इस टॉपिक के बिना आपका जुडिशरी के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कहीं न कहीं अधूरा हो जाता है और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स। अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करूँ, तो यह आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में कवर होता है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35। इन डिटेल पूरे एस्पेक्ट्स को हम लोग आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। ध्यान से पूरे लेक्चर को सुनिएगा और देखिएगा। फंडामेंटल राइट्स फाउंड इन पार्ट 3 आर्टिकल्स 12 टू आर्टिकल 35। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉपुलरली नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन समझते हैं। इंट्रोडक्शन में अगर पहली बात करूं, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर दोज एसेंशियल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू एवरी सिटीजन। क्या है फंडामेंटल राइट? तो ये हमारे एसेंशियल राइट्स हैं। क्या है? सिर्फ एक राइट नहीं है, क्योंकि यह एक फंडामेंटल राइट है, ये मौलिक अधिकार है। तो ये हमारे लिए क्या है? एसेंशियल हो जाता है। क्या होता है? एसेंशियल राइट्स हो जाता है, विच इज गारंटीड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान के द्वारा हमें विद गारंटी दिया गया है। गारंटी का मतलब समझते हैं ना, कि अगर आपको वह चीज नहीं मिलेगा जो गारंटी में दिया गया है, तो उसके लिए आपको क्या है? आपको कानून उस चीज को उपलब्ध कराएगा, आपको मिलना ही मिलना है, इसकी गारंटी ही आपको मिली हुई है। तो यह हर हालत में यह जो फंडामेंटल राइट है आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई इफ बट की बात नहीं है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे आर डिस्क्राइब्ड इन अ वाइडर फॉर्म। बहुत ही वाइडर फॉर्म में इसको डिस्क्राइब किया गया है। इसकी जो व्याख्या हुई है बहुत ही व्यापक पैमाने पर की गई है। किसी दूसरे देश के और किसी दूसरे देश के संविधान में इतने व्यापक तरीके से, इतने विस्तृत तरीके से मौलिक अधिकारों की व्याख्या नहीं की गई है। यह खूबसूरती है हमारे भारतीय संविधान की। अब फंडामेंटल राइट्स में आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होता है। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, कि यहाँ भी आपको फंडामेंटल दिख रहा है और यहाँ भी फंडामेंटल दिख रहा है। फर्क क्या है? यहाँ राइट्स की बात हो रही है और यहाँ ड्यूटीज की बात हो रही है। इसे भी समझ लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स, दीज फॉलो द स्पिरिट ऑफ यू हैव टू डू दिस। यानी कि फंडामेंटल राइट तो आपको प्रोवाइड कराना ही कराना है, यह आपको देना ही देना है। इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, नहीं इसे आप कम कर सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं इसका दायरा, नहीं इसको आप कम कर सकते हैं, नहीं इसे आप खत्म कर सकते हैं, नहीं इसे आप छीन सकते हैं। संविधान ने यह स्टेट को डायरेक्शन दिया हुआ है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, सबको यह डायरेक्शन है। आपको कोई भी नीति निर्धारण करना है, कोई कानून बनाना है, कोई बाईलॉज बनाना है, कोई रूल्स बनाना है, कोई रेगुलेशन बनाना है, उसमें आपको फंडामेंटल राइट्स का ध्यान रखना है। किसी का फंडामेंटल राइट का वहां पर इंफ्रिजमेंट नहीं होना चाहिए, नहीं उन अधिकारों में इंक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण भी नहीं होना चाहिए। वह तो अधिकार आपको ध्यान में रखना है। जब भी कोई नियम बनाते हैं तो फंडामेंटल राइट्स ध्यान रखना, किसी का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, इन्फ्रिंज तो नहीं हो रहा है, किसी का अधिकार प्रभावित तो नहीं हो रहा है, मौलिक अधिकार, यह तो आपको ध्यान देना ही देना है। अदरवाइज क्या होगा? दे आर मैंडेटरी इन नेचर, इफ वायलेटेड दे आर अ जुडिशियल सब्जेक्ट एंड लीगल एक्शन कैन बी टेकन। अगर वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट का, तो फिर भाई लीगल एक्शन वहां पर होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 में आप लीगल रिकोर्स के लिए जा सकते हैं, अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, तो वायलेशन हुआ है तो ये मैंडेटरी है। यहां पर स्टेट बाउंड है, बाध्य है, उसको देना ही देना है, कोई उपाय नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है बचने की। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो दीज फॉलो द स्पिरिट, यू शुड डू दिस, आपको ऐसा करना चाहिए। यानी यहां कोई बाध्यता नहीं है,
यहाँ आपको बाउंड नहीं किया जा रहा कि आपको यह चीज करना ही करना है। फंडामेंटल राइट में तो आपको बाउंड किया गया, यह चीज करना ही करना है। लेकिन यहां पर है कि आप ऐसा कर सकते हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, यू शुड डू दिस। दे आर एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ गुड सिटीजन। एज अ गुड सिटीजन, एक अच्छे नागरिक से यह उम्मीद की जाती है कि जो उनके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसका वो यहां पर अनुपालन करे, लेकिन बाध्यता नहीं है। तो यहां पर बाध्यता नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए कहीं घूमने जाते हैं बाहर, तो आपके जो मॉन्यूमेंट्स हैं, है ना, वहां पर क्या करना है, उसको आप प्रोटेक्ट कीजिए, उसको कोई नुकसान नहीं कीजिए। मान लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पर रेड फोर्ट जाते हैं घूमने, तो उसका आप नुकसान नहीं कीजिए। आप एज अ गुड सिटीजन आपसे उम्मीद किया जाता है कि आप एक पर्यटक के रूप में आप वहां गए हैं, घूमने गए हैं, आप उस चीज को एंजॉय कीजिए, है ना। उसके बाद नॉट पॉल्यूटिंग, गंदगी आप इधर उधर नहीं फैलाइए, लेकिन लोग मानते कहाँ हैं। लेकिन वही है कि इसके लिए बाध्यता नहीं है तो लोग अपनी मर्जी करते हैं। लेकिन एज अ गुड सिटीजन, देश तो आप ही का है ना, तो इस देश को आप ही को तो प्रोटेक्ट करना है, इसके नेशनल मॉन्यूमेंट्स को आपको प्रोटेक्ट करना है ना, पॉल्यूशन आपको नहीं करना है, ये तो आप ही से उम्मीद किया जाएगा ना। ये सारी चीजें हैं इस, लेकिन लोग इसमें बच जाते हैं बिकॉज बिकॉज दीज फंडामेंटल ड्यूटीज, जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, नॉट जुडिशियल सब्जेक्ट्स, यह जुडिशियल स्क्रूटनी में नहीं आते हैं। ये चीज़ें फंडामेंटल राइट तो आता है, इसमें आर्टिकल 32 और 226 में आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो सारी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन एज अ गुड सिटीजन आपसे यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी सरकारी संपत्ति है हमारी, किसी आप पब्लिक किसी पार्क में जाते हैं तो वहाँ आप अनावश्यक कोई चीज़ का नुकसान नहीं कीजिए। तो ये क्या आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, आपका मौलिक कर्तव्य है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स की, तो इसको लेकर प्रावधान कहाँ दिया हुआ है, तो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है इसको लेकर प्रावधान। कहाँ से कहाँ तक, तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35। अब यह मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया क्या है, इसकी चर्चा हुई है। तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया क्या है, तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया आपसे पूछा भी जाएगा, तो पार्ट 3 इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। पूछा जाएगा कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, तो पार्ट थर्ड क्या है आपका, फंडामेंटल राइट से। फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। ये जो टर्म है ना मैग्ना कार्टा, कहाँ से लिया गया है, तो टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द समरी ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के समरी से इसको लिया गया है मैग्ना कार्टा को, सिग्निफाइंग इट्स इमेंस इंपॉर्टेंस। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। Magna Carta of India refers to part 3 of the Indian Constitution, Article 12 to Article 35, which enshrines fundamental rights because it serves a similar purpose to the original English Magna Carta. देखिए, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है हमारे फंडामेंटल राइट को, क्योंकि इसका भी पर्पस सेम है। जो हमारा इंग्लिश चार्टर था मैग्ना कार्टा, उसका भी पर्पस यही था। पर्पस क्या था इसका, प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल लिबर्टीज एंड लिमिटिंग स्टेट पावर। जो स्टेट का पावर है, जो एग्जीक्यूटिव का पावर है, उस पर कंट्रोल करना। कहां तक कंट्रोल करना, जहां तक कि आपके मौलिक अधिकार की रक्षा हो सके, आपकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आपकी जो लिबर्टी है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। ऐसा नहीं कि यहां तक आपको स्टेट को अधिकार दिया गया है और आपका मौलिक अधिकार यहां है तो यही तक रुकना है स्टेट को, इससे आगे नहीं बढ़ना है। नहीं तो फिर क्या होगा, आपके फंडामेंटल राइट का, आपके जो लिबर्टीज है उसका क्या होगा, वायलेशन हो जाएगा, पर्सनल लिबर्टी का। इसीलिए कहा गया कि मेकिंग दीज राइट्स इन्फोर्सिबल इन कोर्ट। बिल्कुल, कोर्ट में आप जा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट का यहाँ पर वायलेशन होता है तो। जस्ट एज द इंग्लिश चार्टर established राइट्स अगेंस्ट द किंग, India's Part 3 guarantees rights like equality, freedom, and protection against exploitation, forming the bedrock of Indian democracy. ये जो मैग्ना कार्टा ही बना, क्या बना, राइट अगेंस्ट, जो आपका इंग्लिश चार्टर था, राइट अगेंस्ट क्या था, किंग था। राजा
अगर अपने एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, अपना जो फंक्शन उनका होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का, वो करेंगे। लेकिन जो वहाँ के नागरिक थे ब्रिटेन के, उनके जो सिविल लिबर्टी है, उनका जो राइट है, उसकी भी रक्षा करना किंग का काम है, राजा का। इसीलिए ये मैग्ना कार्टा बना। सिर्फ मैग्ना कार्टा ही नाम के लिए नहीं दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स जो आपका है वह भी उसी पर आधारित है। इसीलिए इसको कहा जाता है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैग्ना कार्टा। पर्पस क्या है? पर्पस क्या है ये आपकी फंडामेंटल राइट का? तो पर्पस है दे एक्ट एज अ गारंटी, दे एक्ट एज अ गारंटी फॉर इक्वलिटी, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी फॉर ऑल सिटीजन्स। यह बात करता है किस चीज की? इक्वलिटी की बात करता है, रिस्पेक्ट की बात करता है, डिग्निटी की बात करता है। किसके लिए? तो फॉर ऑल सिटीजन्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द हार्ड रूल्स ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो कि आपकी स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा कर रहा हो। आपके जो मौलिक अधिकार हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, वह अधिकार आपके प्रोटेक्ट रहे। इसीलिए यह फंडामेंटल राइट बना। अब बात करते हैं आर्टिकल 12 की। क्या है आर्टिकल 12? तो आर्टिकल 12 में बताता है स्टेट की बात हो रही है ना, कि स्टेट को ऐसा नियम नहीं बनाना चाहिए, स्टेट को आपको फंडामेंटल राइट देना चाहिए। ये स्टेट है क्या? क्या अकेला बिहार ही एक स्टेट की बात हो रही है? क्या अकेले एक महाराष्ट्र स्टेट की बात हो रही है? क्या एक अकेले राजस्थान स्टेट की ही बात हो रही है क्या यह स्टेट? स्टेट है इट इस्टेब्लिशेस दैट ऑल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसके अंदर सारे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। एंड स्टेट्स आर कंसिडर्ड अंडर द यूनियन, यानी जितने भी आपके राज्य हैं और जितने भी उस राज्य के अंदर संस्थाएं हैं, ठीक है, वह सब कुछ मिलाकर एक स्टेट के अंदर आता है और उन स्टेट को मिलाकर एक यूनियन बनता है। अकेला वेस्ट बंगाल या महाराष्ट्र जो है ना, वह स्टेट नहीं हुआ। जितने भी राज्य हैं हमारे, और उन राज्यों के तहत जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सब को मिलाकर आपका यूनियन बनता है और वो स्टेट है। नो एंटिटी कैन क्लेम टू बी अ सेपरेट कंट्री। कोई भी अलग से राज्य या कोई भी संस्था अलग से क्या है, वह एक सेपरेट कंट्री होने का दावा नहीं कर सकता है। ये नहीं कि अब बिहार है, स्टेट ऑफ बिहार, वो आके कहता है कि अब मुझे एक अलग कंट्री का दर्जा चाहिए। नहीं, आप तो इस यूनियन का हिस्सा हैं, आप सेपरेट हो ही नहीं सकते हैं। दे मस्ट रिमेन यूनाइटेड। यही है आपका आर्टिकल 12 के तहत स्टेट की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन, आर्टिकल 12 स्टेट की बात करता है ना। क्या है स्टेट? यूनिटी अंडर द यूनियन। यूनिटी अंडर द यूनियन, किसकी यूनिटी? स्टेट की, और स्टेट के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है। अभी मैं समझाता हूं फिर क्या है। तो आपके अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट में क्या आता है? यूनियन गवर्नमेंट आता है, केंद्र सरकार, एंड पार्लियामेंट, आपका पार्लियामेंट भी आता है। केंद्र सरकार और पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो बिहार का एग्जाम्पल लेते हैं। बिहार की राज्य सरकार और लेजिस्लेचर, विधानसभा, तो ये सारी चीजें आपके स्टेट के अंदर शामिल है। उसका लोकल एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, जो म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन हो गया, जितनी भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्थाएं हैं जो काम करती है, वह सब कुछ स्टेट के अंदर आपका आएगा। स्टेट के अंदर वह सारी चीजें आएंगी। यूनियन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लेजिस्लेचर, लोकल एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, वो सब कुछ आएगा। अब वो संस्थाएं कौन कौन सी हैं वो भी समझ लीजिए। तो आपका LIC है, वो भी स्टेट के अंदर आता है। ONGC वो भी आता है। सेल वो भी आता है। म्यूनसिपैलिटी, मुजफ्फरपुर नगर निगम, यह भी स्टेट के अंदर आता है। तो अगर कोई आपको हाई कोर्ट में रिट फाइल करना है तो वो आपको स्टेट ऑफ बिहार भी पार्टी बनेगा उसमें। क्यों? क्योंकि म्यूनसिपल कमिश्नर जो है वो क्या है, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? म्यूनसिपल कमिश्नर, ये म्यूनसिपैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और म्यूनसिपैलिटी किसके अंदर आता है? तो आपको स्टेट ऑफ बिहार के अंदर आता है, जो कि आपके यूनियन का हिस्सा है। बातें समझ में आ गई? तो ऐसे आप एग्जाम्पल से समझिएगा तो चीज़ें थोड़ी सी आपको बेहतर समझ में आने वाली है।
अब फिर से डेफिनेशन ऑफ स्टेट देख लीजिए। द डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज इंक्लूसिव एंड प्रोवाइड्स दैट स्टेट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अब स्टेट के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं वो भी देख लीजिए। सबसे पहले आपकी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव क्या है? तो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट क्या है आपका? तो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, गवर्नमेंट क्या है आपका? एग्जीक्यूटिव है। और पार्लियामेंट क्या है? तो लेजिस्लेचर है। क्या है? लेजिस्लेचर है ऑफ द यूनियन, यानी सेंट्रल की बात हो रही है, केंद्र सरकार की बात हो रही है। तो आपका सेंट्रल में क्या है? लोकसभा है और राज्यसभा है। अपर हाउस, लोअर हाउस। अपर हाउस क्या हो गया? राज्यसभा। लोअर हाउस क्या हो गया? लोकसभा। तो यह भी स्टेट के अंदर आता है। और क्या आता है स्टेट के अंदर? तो गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, जितने भी राज्य हैं वहां की सरकारें और वहां का लेजिस्लेचर। ठीक है, द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ द वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो यहां पर एग्जीक्यूटिव क्या हो गया? तो स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव हो गया, और आपका लेजिस्लेचर आपका विधानसभा। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद क्या आता है? तो ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया, सेल है, ओएनजीसी है, आईओसीएल है, ये सारी चीज़ें क्या है? स्टेट के अंदर कंट्रोल में आती है, सारी चीज़ें आती हैं, तो वह भी स्टेट के डेफिनेशन में शामिल होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12, एग्जाम्पल भी देख लीजिए। क्या है एग्जाम्पल? तो गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। ठीक है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। यह आपके स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आता है आर्टिकल 12 में। दिमाग को बड़ा देखिए स्पष्ट रखिए। आर्टिकल 12 में बात किया गया है स्टेट का। स्टेट के अंदर क्या चीजें आती हैं? तो पूरे स्टेट को मिलाकर एक यूनियन बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इंडिया, भारत। और उसके अंदर आता क्या क्या है? उसके अंदर, उस स्टेट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? तो आर्टिकल 12 में बताया गया है यूनियन गवर्नमेंट। सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर्स, जो कि आपका विधानसभा हो गया। यह सारी चीजें हैं स्टेट के अंदर आती है। उसके बाद क्या आता है? लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटी में क्या है? म्यूनसिपैलिटीज हैं, जहाँ पे आपके म्यूनसिपल कमिश्नर बैठते हैं ना, वही म्यूनसिपैलिटी हो गया। नगर आयुक्त जहाँ बैठते हैं। पंचायत हो गया आपका। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए आपके। उसके बाद इंप्रूवमेंट कोई ट्रस्ट है वह हो गया। उसके बाद माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड्स हो गया। यह सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। कोई स्टेचुटरी अथॉरिटीज़ है या कोई अदर अथॉरिटी है जो कि डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट है, वो सारी चीज़ें स्टेट के अंदर आती हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा और समझ लेते हैं कौन कौन सी संस्थाएं हैं आपकी। तो एलआईसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, सेल हो गया, आईएफसी हो गया, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी हो गया, यूजीसी आपका हो गया। यूजीसी को लेकर भी इधर बहुत आपने देखा ना सारी चीज़ें। उसके बाद सीएसआईआर हो गया, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। उसका जुडिशरी। अब जुडिशरी सवाल यह उठता है कि जुडिशरी स्टेट के डेफिनेशन के अंदर जुडिशरी को कवर किया जाएगा या नहीं। जुडिशरी आता है या नहीं स्टेट के डेफिनेशन में आर्टिकल 12 के तहत, यह सवाल है। देख लेते हैं कब जुडिशरी आता है और कब जुडिशरी नहीं आता है। देखिए, जुडिशरी जब एज अ जुडिशियल फंक्शन कर रहा हो, जुडिशरी कोर्ट रूम हियरिंग हो रही हो, सुनवाई हो रही हो, कोई जजमेंट हो वहां पर, तो वह फिर आपका स्टेट के अंदर कवर नहीं होता है। लेकिन यही जुडिशरी जब एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम कर रही हो, तब वह आर्टिकल 12 के तहत स्टेट के परिभाषा के तहत शामिल किया जाएगा। यही कहा गया है, ओनली व्हेन एक्सरसाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव और रूल मेकिंग पावर्स। इसको लेकर केस लॉ है आपका प्रेम गर्ग वर्सेस एक्साइज कमिश्नर। क्या कहा गया? इन प्रेम इन प्रेम गर्ग वर्सेस एक्साइज कमिश्नर 1963, द कंट्री हेल्ड judiciary in its judicial capacity is not state, but judiciary in its administrative capacity can be considered a state। यही बात कही गई। अगर आप जुडिशियल फंक्शन में काम कर रहे हैं, जुडिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, तब तो आप स्टेट के अंदर नहीं आइएगा। लेकिन यही जुडिशरी का एक हिस्सा जब एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा हो, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहा हो, उस वक्त यह स्टेट की डेफिनेशन में शामिल किया जाएगा। उसी को लेकर यह आपका केस लॉ है
प्रेमचंद वर्सेस एक्साइज कमिश्नर 1963। अब जैसे देख लीजिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपके स्टेट के अंदर शामिल नहीं है। यह एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है ऐसा सवाल। क्या है, देख लीजिए इसको। एंटिटीज जनरली नॉट कंसीडर्ड स्टेट, नॉट कंसीडर्ड, सवाल भी ऐसे ही पूछा जाता है। क्या है, बीसीसीआई, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, क्या है, हेल्ड नॉट टू बी स्टेट एज इट लैक्स डीप गवर्नमेंट कंट्रोल और फंडिंग। फिर जो प्राइवेट कंपनीज है आपकी, कोई भी XYZ प्राइवेट कंपनी है, जनरली एक्सक्लूडेड अनलेस परफॉर्मिंग पब्लिक ड्यूटीज सपोर्टेड बाय द स्टेट। अगर वो कोई ऐसी पब्लिक ड्यूटी करते हैं विच इज सपोर्टेड बाय द स्टेट, तब तो यह आपका आ जाएगा स्टेट के अंदर। लेकिन इन जनरल जो भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं, यह सब स्टेट के अंदर नहीं शामिल किए जाते हैं। अब आपका आर्टिकल 13 क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 13 है आपका प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। इट प्रोटेक्ट्स योर राइट्स। इट स्टेट्स दैट फंडामेंटल राइट्स, विच राइट, फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी डिमिनिश्ड। Any power or law that tries to deduct or reduce these rights will be considered null and void। कोई भी ऐसा कानून बनता है जो कि आप आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी ऐसा कानून बनता है, चाहे वह सेंट्रल केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाए या फिर राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाए, वो अगर फंडामेंटल राइट को या तो कम करता है या साफ ही उसे नकार देता है, उसे इग्नोर कर देता है, तो ऐसा कोई भी कानून होगा तो वह क्या होगा, नल एंड वाइड होगा, वह गैर कानूनी होगा वह कानून। राइट्स कैन बी एक्सपेंडेड, राइट जो भी आपके मौलिक अधिकार हैं उनको बढ़ाया जा सकता है, बट नॉट डिक्रीज्ड एक्सेप्ट ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान है कि आपके मौलिक अधिकार को कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को भी इवन इमरजेंसी में भी उसे आपसे नहीं छीना जा सकता है। जो आपातकाल की जो स्थिति आती है उसमें भी आपका आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 आपसे नहीं छीना जाएगा। और ये बात कहाँ कहा गया, ये बात कहा गया आर्टिकल 34 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए चीज आ गया ना, आर्टिकल 34 आ गया। इट रिस्ट्रिक्ट्स राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है, आपके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा इमरजेंसी के दौरान। हाउएवर आर्टिकल 20 क्या है, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करता है, और आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। कैन नेवर बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। इसको इमरजेंसी के दौरान भी, आपातकाल के दौरान भी इसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। आपसे यह मौलिक अधिकार आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 यह पूछा भी जाता है, कौन से मौलिक अधिकार हैं जो कि इमरजेंसी के दौरान भी, आपातकाल के दौरान भी आपसे नहीं छीना जाता, उन्हें सस्पेंड नहीं किया जाता। तो वो है आपका आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 13 काम क्या करता है, तो ये आपके अधिकारों के लिए शील्ड के तौर पर काम करता है, उसकी रक्षा करता है। शील्ड फॉर योर फंडामेंटल राइट्स। इट मैंडेट्स दैट द स्टेट्स कैन नॉट मेक एनी लॉ। स्टेट में मैंने पहले बता रहे, स्टेट में क्या शामिल है आपका, तो यूनियन, ठीक है, उसके बाद फिर जितने भी स्टेट्स हैं, राज्य हैं, वह यानी कोई भी पार्लियामेंट के द्वारा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता है जो कि आपके क्या करे, आपके फंडामेंटल राइट को आपसे छीने, उसका वायलेशन करे। ऐसा कोई भी कानून स्टेट के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। जब भी स्टेट की बात करूं तो आपके दिमाग में जैसे स्टेट बोलूं, STATE स्टेट, STATE स्टेट, स्टेट का मतलब क्या हो गया, यूनियन आ गया आपका, ठीक है, और यहां पर जितने भी आपके स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, सब कुछ, ठीक है, वह सब शामिल है, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं आपके स्टेट के कंट्रोल में, वो सब शामिल है। इसलिए स्टेट बार बार कंफ्यूज नहीं होगा। स्टेट का मतलब आप बिहार मत समझिए, आप यूपी मत समझिए। स्टेट का मतलब हो गया, स्टेट का मतलब हो गया कि इसके अंदर यूनियन आता है। यूनियन के अंदर क्या है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, उसका एग्जीक्यूटिव है, जो भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वह इसमें शामिल होते हैं, आपका पार्लियामेंट शामिल होता है यूनियन के अंदर, क्या है, लोकसभा और राज्यसभा है। तो स्टेट के अंदर आपका लोकसभा और राज्यसभा आ गया यूनियन के तहत, और स्टेट में फिर क्या, स्टेट लेजिस्लेचर आ गया आपका, जितने भी विधानसभा हैं आपके राज्यों के वह शामिल हो गए। साथ साथ जो संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं या फिर सरकार के कंट्रोल में जो संस्थाएं हैं, वह सब शामिल होता है आपका स्टेट के अंदर। फिर भी कोई डाउट हो
तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, लेकिन यहाँ पर अब डाउट वाली चीज़ें नहीं रहनी चाहिए आपके लिए। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ वाइडनेस, यह वाइड डिक्लेयर करता है, यह अवैध घोषित करता है। किसको अवैध घोषित करता है? यह एनी लॉ, ऐसे किसी भी कानून को, वेदर क्रिएटेड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, या तो संविधान बनने से पहले या फिर आफ्टर दैट इट इज इनकंसिस्टेंस विद फंडामेंटल राइट। ऐसा कोई भी कानून विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, चाहे वो संविधान बनने से पहले या संविधान बनने के बाद, अगर बियॉन्ड द स्पिरिट ऑफ फंडामेंटल राइट बनता है, यानी फंडामेंटल में जो राइट्स आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको इग्नोर करके बनता है या उनका वायलेशन करता है, तो ऐसे जितने भी आपके कानून हैं वह वाइड डिक्लेयर हो जाएंगे, या उस हद तक डिक्लेयर हो जाएंगे जहां तक कि वह फंडामेंटल राइट को क्या करता है? इग्नोर करता है, उसका वायलेशन करता है। और उसके लिए जुडिशियल रिव्यू है। अगर कोई ऐसा कानून बन गया है जो कि क्या है, वो फंडामेंटल राइट को क्या करता है? इग्नोर करता है, उसका वायलेशन करता है, तो उसके लिए क्या है? जुडिशियल रिव्यू है आपके पास। इट प्रोवाइड्स एन एक्सप्रेस बेसिस फॉर द जुडिशरी में आपका सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू रिव्यू एंड स्ट्राइक डाउन, उसको खत्म कर देगा ऐसे कानून को, और क्या करेगा? उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन कह देगा, असंवैधानिक कह देगा। ऐसे का नियम कानून को क्या कहेगा? असंवैधानिक लेजिस्लेशन। ठीक है, तो ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता है। फिर ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ लॉ, क्या है लॉ? लॉ को भी समझिए। लॉ का मतलब क्या है? सिर्फ वही लॉ तो नहीं जो आपका, जो किताबों में आप देखते हैं कि आपका क्रिमिनल लॉ हो गया, सिविल लॉ हो गया, या जो कोर्ट रूम में लॉ होता है सिर्फ वही लॉ है, या और भी कुछ लॉ में शामिल है? तो लॉ का जो डेफिनेशन है वो ब्रॉड है, आर्टिकल 13 में दिया गया। क्या है? अंडर दिस आर्टिकल लॉ इंक्लूड्स नॉट जस्ट एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, जो एक्ट्स, जितने भी आपके कानून बनते हैं वो किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, बट ऑल्सो ऑर्डिनेंसेस, कोई ऑर्डिनेंस है, कोई रूल है, कोई रेगुलेशन है, कोई नोटिफिकेशन है, कोई कस्टम है, कोई यूजेस है, वह भी आपके लॉ के अंदर आता है। ठीक है, जितने भी हमारे ट्राइबल एरियाज हैं उनके भी कस्टम का प्रोटेक्शन किया जाता है संविधान के तहत, तो वो भी क्या है? एक लॉ है। की डॉक्ट्रिन्स एंड एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी, इफ ओनली अ पार्ट ऑफ लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ओनली दैट स्पेसिफिक पार्ट इज डिक्लेयर वाइड। सीवियरेबिलिटी का मतलब उसका अलग करना, सेपरेट करना। जैसे एक पूरा यह हिस्सा है, ठीक है, इसमें से इतना हिस्सा क्या है आपका? वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, उसको इग्नोर कर रहा है, तो इतने हिस्से को हम हटा देंगे, अलग करें, सीवियर कर देंगे उसी से। इसी को कहा है सीवियर से बना हुआ है, उससे अलग करना है, सीवियरेबिलिटी। इफ ओनली अ पार्ट ऑफ लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इतना पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ओनली दैट स्पेसिफिक पार्ट इज डिक्लेयर्ड वाइड, इसी को वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, वाइल द रेस्ट पार्ट रिमेन्स वैलिड, और इतना जो पार्ट है आपका बचा हुआ है इसको वैलिड कह दिया जाएगा कि नहीं यह सही है, और इतना पार्ट आपका वाइड हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी के बाद आपका आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। यह क्या है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज दैट वायलेट, संविधान बनने से पहले के कोई कानून है जो कि क्या करते हैं? आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन करते हैं, आर नॉट कंप्लीटली डेड, उसको पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया है। दे बिकम इक्लिप्स्ड, कुछ समय के लिए उनको क्या किया गया है? उनको एक जगह, कहते नहीं कि किसी चीज को कैद करके रख देना, उनको निष्क्रिय कर दिया जाता है, परमानेंटली नहीं, सिर्फ उनको एक्टिव नहीं किया, डीएक्टिवेट कर दिया जाता है ऐसे कानून को, वह प्रभावी नहीं रहेंगे। ठीक है ना, कहते नहीं ग्रहण लगना, उसके ऊपर एक ग्रहण लगा देंगे, क्या कि भाई जैसे यह कानून है इसके ऊपर ऐसे रोक लगा दिया फॉर ए टाइम बिंग, भाई अब यह कानून अभी लागू नहीं है। क्यों नहीं लागू है? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का क्या कर रहा है? वह फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो उसे खत्म नहीं किया जाएगा, उसे डोरमेंट अवस्था में डाल दिया जाएगा, है ना, और उसको रिव्यू भी किया जा सकता है, कैन बी रिव्यूड इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज लेटर अमेंडेड। अगर संविधान में कोई बदलाव होता है ऐसा, तो फिर लगता है कि नहीं वो कानून अब उसको लागू किया जा सकता है, उसको एक जगह कैद करके सुरक्षित रख दिया जाता है, उसे खत्म नहीं किया जाता है, उसे संविधान से अलग नहीं किया गया, उसे संविधान में है वह या कोई और कानून है उसको क्या किया गया है? उसको
प्रभाव से अभी रोक दिया गया है ऐसे कानून को। बहुत सारे ऐसे देखते हैं ना, कानून बनता है कोई ऐसा जिसमें कि होता है कि भाई अभी यह फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है या उसको लेके विरोध शुरू हो जाता है, तो सरकार क्या करती है, उसको लागू नहीं करती है, उसको रोक के रख देती है एक जगह, सेफ कस्टडी में, होता है ना। तो यही बात यहाँ पर कहा गया है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज दैट वायलेट फंडामेंटल राइट्स आर नॉट कंप्लीटली डेड, दे बिकम इक्लिप्स्ड और डॉर्मेंट स्थिति में उनको डाल दिया जाता है, एंड कैन बी रिव्यूड, फिर उसको रिव्यू किया जाता है। इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज लेटर, संविधान में कोई बदलाव होता है, अमेंडमेंट होता है, तो फिर ऐसे कानून का रिव्यू किया जाता है। द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स इस्टेब्लिश्ड इन, इसको लेकर लैंडमार्क जजमेंट है, इन भिखाजी नारायण धरकाज वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी 1955 holds that pre-constitutional laws violating fundamental rights are not void ab initio, void ab initio नहीं है वो, but become dormant, उनको डॉर्मेंट स्थिति में डाल दिया जाता है, उनको गैर प्रभावी कर दिया जाता है, प्रभाव से उनको अलग कर दिया जाता है, उन्हें खत्म नहीं किया जाता है, सिर्फ उनका जो एप्लीकेशन है उसको रोक दिया जाता है। ठीक है, दीज लॉज रिमेन अनइन्फोर्सिएबल, जो मैंने आपको बताया कि उनको लागू नहीं किया जाता है। ठीक है, वाइल इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन बी रिव्यूड इफ द कॉन्फ्लिक्ट इज रिमूव्ड बाय एन अमेंडमेंट, अगर उसको लेकर जो विवाद है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, अगर वो विवाद खत्म हो जाता है तो फिर ऐसे कानून को लागू किया जा सकता है। अब इमरजेंसी एक्सेप्शन क्या है? इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड, बिल्कुल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 359। एक्सेप्शन क्या है? आर्टिकल 20 जो है आपका, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 बात करता है आपके प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन की बात करता है, और आर्टिकल जो आपका 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। यह जो दो आपके मौलिक अधिकार हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, इसे सस्पेंड इवन इमरजेंसी के दौरान भी नहीं किया जा सकता है, यह आपसे नहीं छीना जा सकता है, ये एक ऐसा मौलिक अधिकार है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको भी देख लेते हैं यहां पर। वाई आर्टिकल 13 के क्लॉज 4 के तहत स्टेट्स इट डज नॉट अप्लाई टू अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन द केशवानंद भारती केस 1973 that amendments cannot destroy the basic structure of the constitution which includes fundamental rights। देखिए, अमेंडमेंट के ऊपर यह लागू नहीं होता है, यह नियम आर्टिकल 13 का। वहां पर क्या है कि अगर जैसे कि आपका अमेंडमेंट हुआ है, 44वां संशोधन हुआ था जिसमें कि आपका राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट था, लेकिन उसको हटाकर क्या किया गया, उसको लीगल राइट बना दिया गया। तो संविधान में अगर कोई संशोधन होता है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं, तो वहां पर आर्टिकल 13 का जो क्लॉज 4 है वह अप्लाई नहीं होता है। अमेंडमेंट इसलिए किया जाता है कि जब कोई व्यवस्था में परिवर्तन होता है, परिस्थिति में परिवर्तन होता है और लगता है कि यह चीज में बदलाव होना चाहिए, तो भले ही वो आपका मौलिक अधिकार ही क्यों ना हो, स्टेट को राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने का, पार्लियामेंट को यह अधिकार है। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी अमेंडमेंट हो जाएगा, वहां पे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर यह देखेगा, सुप्रीम कोर्ट चेक एंड बैलेंस का काम सुप्रीम कोर्ट को करना है यहाँ। तो राइट टू प्रॉपर्टी के लिए एक वैलिड ग्राउंड था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जमीन का एक्वायर करना है, अगर आपको एक्विजिशन करना है, तो वहाँ पे चीज़ें दिक्कत आ रही थी, फंडामेंटल राइट वह था, तो वहाँ पे समस्या उत्पन्न थी, तो उसको लीगल राइट कर दिया गया आर्टिकल 300A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपका लीगल राइट है, आप अपने जमीन को लेकर कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, अब आपके जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। वह कौन से 6 आपके फंडामेंटल राइट्स हैं? पहला है आपका राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कि आपका आर्टिकल 32 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहते नहीं है कि वो संवैधानिक उपचार, वही है ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करता है। वही देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी आ गया आपका। राइट टू प्रॉपर्टी आपका पहले फंडामेंटल राइट ही था,
पहले आपके 7 फंडामेंटल राइट थे। द राइट टू प्रॉपर्टी वाज ओरिजिनली अ फंडामेंटल राइट बट वाज रिमूव्ड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अभी मैंने आपको बताया था 1978 में इसको क्या किया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे हटा दिया गया। वही मैंने आपको बताया कि देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वह आर्टिकल 13 के क्लॉज 4 के तहत उसको शामिल नहीं किया गया है। वहां पर आप अगर लगता है पार्लियामेंट को कि यह फंडामेंटल राइट या कोई भी ऐसा प्रावधान जिसमें संशोधन की आवश्यकता है, तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा सकता है। ओरिजिनली क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी आपका क्या था, फंडामेंटल राइट था। लेकिन वक्त के साथ ऐसा लगा कि यह समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट और स्टेट डेवलपमेंट, स्टेट वेलफेयर, कोई भी स्टेट का डेवलपमेंट होगा, किसी का भी वेलफेयर होगा, तो अल्टीमेटली उसका बेनिफिशियरी कौन होगा, वहां के सिटीजन्स होंगे। ठीक है, तो इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन क्या किया गया, यह जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है इसको क्या किया गया, इसको रिमूव कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के द्वारा। यही बात है। फिर इन डिटेल समझते हैं चीजों को। तो ओरिजिनली क्या है, ओरिजिनली देयर वर 7 राइट्स, 7 फंडामेंटल राइट्स, बट टुडे देयर आर 6 राइट्स। Initially, the Indian Constitution includes 7 fundamental rights. The right to property was originally a fundamental right. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो right to property है आपका, ये originally क्या है आपका, ये आपका fundamental right था। ठीक है, initially it was a fundamental rights, but was removed by the 44th Constitutional Amendment Act 1978. It is now classified as a legal right, जो मैंने आपको बताया कि अब ये fundamental right नहीं हो कि legal right है और आर्टिकल 300A के तहत है, इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बस देखिए, तो बहुत ज़्यादा आप लोड लेके नहीं समझिए, बहुत, इसलिए मैं चीज़ों को अलग अलग बाइफरकेट कर रहा हूँ। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार थोड़ा स्लो करके ही मेरे इस सेशन को आप अटेंड कीजिएगा, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आपको। और ये जो नोट्स मैं आपको दूंगा ना, बहुत ज़्यादा आसान करने वाली है आपके लिए चीज़ों को। अब देखिए, आपका आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी है आपका आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं यह है क्या। आर्टिकल 14 क्या बात करता है, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। लॉज एंड ऑर्डर्स अप्लाई इक्वली टू एवरीवन। कोई भी नियम है, कानून है, कोई भी आदेश है, उसका एप्लीकेशन क्या होगा, इक्वली होगा टू एवरीवन। कोई भेदभाव नहीं होगा किसी के साथ, रिगार्डलेस ऑफ स्टेटस, किसी का कोई भी स्टेटस हो, आपको समानता का अधिकार है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है आपके लिए। सेम लॉज अप्लाई टू ऑल, नो स्पेशल प्रिविलेज ड्यू टू स्टेटस, किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला है। अब ये इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है क्या, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जब सारी चीज़ों को समझ रहे हैं तो इससे भी देख लेते हैं दोनों में अंतर क्या है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लॉ की बात दोनों कर रहा है और इक्वलिटी की बात भी दोनों कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इक्वलिटी बिफोर लॉ है और ये प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। सबसे पहले समझिए, यह जो कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यह ब्रिटेन से लिया गया कॉन्सेप्ट है, यह कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से लिया गया है। और यह जो कॉन्सेप्ट है आपका आपका अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ आपका कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और यह इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है, तो यह अमेरिका से लिया गया है। पहला चीज, it states that no person whether rich poor high or low is above law। यह भेदभाव नहीं करता है, यह भेदभाव नहीं करता है। लेकिन अब यह क्या कहता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अब जैसे रिजर्वेशन की बात है, कोई ऐसा क्लास है जो पिछड़ा हुआ है, ठीक है, यह तो बात करता है कि भाई कोई भेदभाव नहीं होगा, रिच पुअर हाई और लो कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि ऐसा वर्ग जो कि पिछड़ा हुआ है, उसको सोसाइटी में उसको ऊपर लाने के लिए, उसको अपलिफ्ट करने के लिए क्या करना होगा, उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। यहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, लेकिन उसको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। कोई नीचे उठ, कोई एक इधर यहां पर है और एक समाज का वर्ग ऐसे है, नीचे है, तो इसको ऊपर लाने के लिए इसको आपको सपोर्ट तो देना पड़ेगा।
इसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट तो देना पड़ेगा। यहाँ पर इक्वल ट्रीटमेंट आप कैसे कीजिएगा? यहाँ पर ये इसका लेवल यहाँ पर है, इसका लेवल यहाँ पर है। इसको आप इक्वल ट्रीटमेंट कैसे दे पाइएगा? इसको इक्वल ट्रीटमेंट देने के इसको अपलिफ्ट करना होगा, इसको बराबर में लाना पड़ेगा। इसलिए जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, सारी चीज़ें हैं, इसीलिए हमारे संविधान में ये चीज़ें दी गई हैं। और ये कहाँ से पॉलिसी आया? तो ये पॉलिसी यहीं से आया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ऐसा कानून बनाया जाए जो सबका इक्वल प्रोटेक्शन करे। तो आपका रिजर्वेशन जैसे हो गया, आरक्षण जो है, रिजर्वेशन, वह भी इसमें आ जाता है। फिर आपके महिलाओं के लिए कानून बनाया जाता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया गया है, लेकिन उनका उत्थान करने के लिए, उनका डेवलपमेंट करने के लिए यह चीज़ें जरूरी है, ताकि उनका भी पार्टिसिपेशन हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, यह तो कहता है कि भाई कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। देखिए नैरो कॉन्सेप्ट है, कैसे नहीं, आपको देना पड़ेगा। जब इतना अंतर है तो देना पड़ेगा। इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, बोथ प्रिविलेज conferred and liabilities imposed by the laws. Thus, it implies that government can take affirmative action, वही रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। बात भी सही है, सोसाइटी का एक ऐसा वर्ग जो कमजोर है, उसके लिए तो आपको नियम कानून बनाना होगा। तो ये ब्रॉड सेंस है। जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बात करता है वो एक ब्रॉड सेंस में बात करता है, और इक्वलिटी बिफोर लॉ थोड़ा सा नैरो कॉन्सेप्ट है, एक निगेटिव कहा, इसको निगेटिव कॉन्सेप्ट कहा जाता है इक्वलिटी बिफोर लॉ को। यह जो आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इसको क्या कहा जाता है? निगेटिव कॉन्सेप्ट कहा जाता है, निगेटिव कॉन्सेप्ट। और यह क्या है? यह आपका पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। तो यह अंतर हो जाता है यहां पर। देखिए चीजें आ भी गई। यह क्या है? इट इज अ निगेटिव कॉन्सेप्ट एज इट रिस्ट्रिक्ट्स स्टेट फ्रॉम इंगेजिंग इन एनी आर्बिट्ररी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। देखिए आर्बिट्ररी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यह तो कह रहा है आर्बिट्ररी डिस्क्रिमिनेशन। आर्बिट्ररी कैसे है? एक वर्ग यहां पर है, एक वर्ग, एक समाज का वर्ग यहां है, तो आप इसको उठाने के लिए अगर आप ला रहे हो, बराबर लाने के लिए अगर आप कोई ऐसा नियम कानून बना रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन कहां से है ना? यही बात यहां पर कहा गया, इट इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट एज इट पुट्स अ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट टू प्रिवेंट द वायलेशन ऑफ राइट्स। वही बातें कही गई हैं। अब आर्टिकल 15 को देख लेते हैं। बहुत खूबसूरत है हमारा संविधान, बहुत खूबसूरत है। मुझे लगता है शायद ही किसी और देश का संविधान इतना खूबसूरत होगा। सबके हितों की बात कही गई है। आर्टिकल 15 में कहा गया है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किस आधार पर? न धर्म के आधार पर, न रेस के आधार पर, न जेंडर के आधार पर, न कास्ट के आधार पर, न उसके जन्मस्थान के आधार पर। किसी के धर्म के आधार पर, किसी के रंग के आधार पर, किसी के बोली है, बोलचाली, उसका जो बोलने का तरीका है, उसका लैंग्वेज है, उसके आधार पर, आम बोलचाल पर, किसी चीज़ पर आप नहीं कर सकते हैं। ना उसके जेंडर पर कर सकते हैं, ना लिंग पर कर सकते हैं, ना उसकी जात पर कर सकते हैं, ना उसके बर्थ प्लेस कहाँ से जन्मा है वह। अब जैसे लोग गलत करते हैं, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे भाई बहन हैं, उनके लिए कभी लोग गलत तरीके से करते हैं, तो यह इलीगल है, आपको ऐसा नहीं करना है। आप ऐसा करते हैं तो आप अपराधी हैं, और साथ में आप उनके मौलिक अधिकार का भी हनन कर रहे हैं। ये बहुत गलत है। तो इस आधार पे आप किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं, उनके साथ कोई आप दुर्व्यवहार कर सकते हैं। यू कैन नॉट बी ट्रीटेड डिफरेंटली बिकॉज ऑफ वेयर यू वर बोर्न। देखिए आ गया, ये केस भी आ गया। देखिए अभी मैं समझा, एग्जाम्पल दिल्ली वर्सेस अरुणाचल प्रदेश, एक केस भी आ गया। और योर सोशल बैकग्राउंड, किसी के सोशल बैकग्राउंड के आधार पर भी आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यही बात करता है हमारा आर्टिकल 15, बात करता है। क्या बात करता है? आर्टिकल 15 बात करता है। क्या कहता है आर्टिकल 15? आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव जो होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको क्या करता है? उसको रोकता है। किसी का भी कोई भी धर्म हो, कोई भी पहनावा हो, कोई कहीं का भी, कोई दिल्ली का रहने वाला हो, कोई अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला, केस भी था दिल्ली वर्सेस अरुणाचल प्रदेश, यह केस भी था। तो इसके आधार पे आप ना धर्म के आधार पे भेदभाव कर सकते हैं, ठीक है, ना रेस के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं,
ना ही कास्ट के आधार पे कर सकते हैं, ना ही सेक्स के आधार पे कर सकते हैं कि वो मेल है, वो फीमेल है, उसके आधार पे भी नहीं। ना प्लेस ऑफ बर्थ, किस व्यक्ति का कहाँ जन्म हुआ है, कौन व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला, कोई दिल्ली का रहने वाला, कोई बिहार का रहने वाला है, कोई साउथ इंडियन है, उसके आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यही है आपका आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन में। यही कहता है आपको ग्राउंड्स क्या है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का, तो रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, सेक्स है, प्लेस ऑफ बर्थ है। अब आर्टिकल 16 बात करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है। किसकी बात करता है? तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है। क्या है यह इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी? द गवर्नमेंट मस्ट नोटिफाई द गवर्नमेंट मस्ट नोटिफाई एवरी वन ऑफ जॉब वैकेंसीज। गवर्नमेंट को क्या करना है? उसको नोटिफाई करना है फॉर एवरी वन, जो जॉब की वैकेंसी आती है, ठीक है, उसके लिए। एंड प्रोवाइड इक्वल चांसेस टू अप्लाई, सभी को मौका मिलना है। दिस इज अ सेपरेट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन। यह इसका इस चीज का रिजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी वैकेंसी आती है, एडवर्टाइजमेंट निकलता है ना। आप अब तो सोशल मीडिया पे भी आप देख सकते हैं, सब जितने भी आपकी वैकेंसी आती है, बीपीएससी मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसके वेबसाइट पर आपको मिलता है इसको लेकर इंफॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर बात करें हम लोग कि यह जो है आपका सेपरेट है किस चीज़ से? कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन, विच इज़ मीन टू करेक्ट हिस्टोरिकल इनजस्टिस। बिल्कुल, जो इतिहास में जो अन्याय हुआ था एक वर्ग के साथ, उसको करेक्ट करने के लिए क्या होता है, उनके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट सरकार के द्वारा दिया जाता है, और वो मौलिक अधिकार के तहत ही दिया जाता है। लेकिन जो भी वैकेंसी आती है आपकी, देखते हैं कि इस कैटेगरी के लिए इतना रिजर्वेशन है, इस कैटेगरी के लिए इतना रिजर्वेशन है, तो ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये बातें स्पष्ट की गई हैं। बल्कि उनको क्या है, उनको अब बात होती है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अरे इक्वलिटी ही मिल रही है यहाँ पर, लेकिन एक वर्ग, मैंने बार बार कहा, आप कहेंगे कि सर यहाँ बात हमारा संविधान करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ हो गया? ये तो भेदभाव हो रहा है, आरक्षण दे रहे हैं एक वर्ग को आरक्षण नहीं दे रहे। ऐसा नहीं है। एक वर्ग क्या है, कैपेबल है, एक वर्ग कैपेबल नहीं है। आज भी वहां पर वो स्तर नहीं पहुंच पाया है जो स्तर उनके लिए होना चाहिए। तो उनके स्तर को सुधारने के लिए, उसमें रिफॉर्म लाने के लिए उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना ही होगा। इसलिए कहा गया इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स वैकेंसीज मस्ट बी पब्लिकली नोटिफाइड। बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि अब इनकी वेबसाइट पर भी है, न्यूज़पेपर में भी है, मिल जाता है आपको, सोशल मीडिया में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जॉब के लिए वैकेंसी को लेकर। अब रिजर्वेशन को इसमें शामिल आप अननेसेसरी का नहीं, उसको लेकर आप नेगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं लाइए। रिजर्वेशन क्या है? यह एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, नॉट वायलेशन। यह किसी के अधिकार का वायलेशन नहीं, हनन नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं रिजर्वेशन नहीं, यह रिजर्वेशन एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, एक ऐसा वर्ग है जिसको आज भी जरूरत है स्पेशल ट्रीटमेंट की। अब यह छुआछूत है, आर्टिकल 71, आर्टिकल 17 कहता है आपका एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। छुआछूत की जो बात होती है, यह आपका आर्टिकल 17 में है। इसको भी खत्म किया गया, इसको भी खत्म किया गया। दिस इज हाईली फ्रिक्वेंट टॉपिक इन एग्जाम्स। बिल्कुल, यह क्या है? इट बैन्स द प्रैक्टिस ऑफ छुआछूत। छुआछूत को जो है इसको बैन कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। क्या है? प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी कंप्लीटली एबॉलिश्ड, इन्फोर्स थ्रू प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। ये जो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी था, इसको भी खत्म किया गया और एक कानून बनाया गया। क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। अब बात करते हैं आर्टिकल 18 की। तो ये बात करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। देखिए, ये जो छुआछूत की बात थी ना, ये पहले समय में होता था ये चीज़, ठीक है, पहले के समय में होता था, लेकिन नाउ इट इज़ एबॉलिश्ड। आर्टिकल 17 के द्वारा जब से हमारा संविधान बना, लागू हुआ, ठीक है, तब से इस चीज़ प्रावधान को, छुआछूत जो था यह, इसको खत्म किया गया। दिस इज अ हाईली फ्रिक्वेंट टॉपिक इन एग्जाम। बिल्कुल, इट बैन्स द प्रैक्टिस ऑफ छुआछूत, अनटचेबिलिटी, इसको बैन किया गया। अब इसके लिए कानून भी बन गया आपका कि इन्फोर्स थ्रू, कैसे इसको इन्फोर्स किया गया? तो थ्रू सिविल राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। अब एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, जो टाइटल थे उनको भी खत्म किया गया आपको। जैसे टाइटल में क्या था कि महाराजा या फिर सुल्तान, इस तरह के जो टाइटल हैं उनको खत्म किया गया। फिर और टाइटल्स क्या हैं, लाइक राजा, महाराजा, नवाब, इनको प्रोहिबिट किया गया।
हाँ, ऐसे टाइटल को अलाउ किया गया जो एकेडमिक हैं आपके, जैसे डॉक्टर, आपके पास डिग्री है तो डॉक्टर लगा, पीएचडी करते हैं तो डॉक्टर की उपाधि मिलती है, या आर्मी में हैं आप कैप्टन हैं, आप जनरल हैं, विंग कमांडर, ये सारी उपाधि हैं, एयरफोर्स में अगर हैं तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए यही कहा गया कि जो भी टाइटल हैं आपके, टाइटल्स लाइक महाराजा, सुल्तान, वो क्या हो गया, वो बैंड कर दिया गया। इस तरह के टाइटल नेम, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, इनको एबोलिश कर दिया गया। ओनली एकेडमिक टाइटल्स लाइक डॉक्टर्स और इंजीनियर एंड डिफेंस टाइटल्स लाइक कैप्टन, जनरल आर परमिटेड। ये सारी चीजें हैं। टाइटल्स लाइक राजा, महाराजा, नवाब प्रोहिबिटेड। क्या अलाउ किया गया है, तो सिर्फ ओनली एकेडमिक टाइटल, डॉक्टर, कैप्टन, जनरल, इस तरह के होता था ना। राय बहादुर की उपाधि मिलती थी पहले, अंग्रेजों के द्वारा दिया जाता था, तो ये सारी चीजें बन, महाराजा है ना, सुल्तान, तो यह सारे टाइटल है अब जो है बंद कर दिए गए हैं, अब इनको प्रोहिबिट कर दिया गया है, यह अवैध घोषित है। अब क्या है, डॉक्टर का उपाधि मिलेगा, कैप्टन आर्मी में है आप तो कैप्टन, जनरल, ये सारी उपाधियां मिल सकती हैं क्योंकि आपके जॉब प्रोफाइल का हिस्सा है, मिलिट्री का है। राइट टू फ्रीडम क्या है आपका, राइट टू फ्रीडम है आपका आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22। आर्टिकल 19 क्या करता है, आर्टिकल 19 में आपका इट कंटेन्स 6 स्पेसिफिक फ्रीडम की बात करता है। क्या बात करता है, तो फ्रीडम की बात करता है। क्या क्या आपके फ्रीडम्स हैं वह भी देख लीजिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू असेंबली, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू असेंबली, फ्रीडम फ्रीडम ऑफ यूनियन, यह सारी चीजें इसमें शामिल है। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेस योर व्यूज, आप अपने जो भी आपके व्यूज हैं उनको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। राइट टू असेंबली, आप कहीं पर समूह में इकट्ठा हो सकते हैं, कहीं कोई शांतिपूर्ण तरीके से, अगर आपको किसी बात का अगर आपको विरोध करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से आप कर सकते हैं, पीसफुली कर सकते हैं आप। फ्रीडम ऑफ यूनियन, आप अपना एसोसिएशन बना सकते हैं, आप अपना एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, कोई संगठन बना सकते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट होना चाहिए, संविधान के विपरीत नहीं होना चाहिए, गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप देश में कहीं भी जा सकते हैं, मैं बिहार में हूँ मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं कोलकाता जा सकता हूँ, यह सारी चीज़ें हैं। लिव एनीवेयर इन द कंट्री, आप कहीं भी रह सकते हैं, आज मैं चाहूँ मुंबई जा सकता हूँ, वहाँ रह सकता हूँ, पुणे रह सकता हूँ। चूज़ योर ऑक्यूपेशन, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, आपको मुझे पढ़ाना मैं पढ़ा सकता हूँ, मुझे वकालत करनी मैं वकालत कर सकता हूँ, मुझे डॉक्टर बनना मैं डॉक्टर का पेशा चूज सकता हूँ, जो मेरी क्वालिफिकेशन है, जो मेरी डिग्री है, उसके आधार पर मैं अपना प्रोफेशन चूज कर सकता हूँ, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं कि आपको यही करना है। ये सारी चीज़ें हैं आपके आर्टिकल 19 के फ्रीडम के अंदर शामिल किया गया है। सबसे पहले स्पीच की बात आती है, तो स्पीच में क्या शामिल है, स्पीच है एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज इन नॉन वायलेंट मैनर, आपको अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना है, लेकिन कोई तोड़फोड़, कोई आपको क्या करना है, वायलेंस क्रिएट नहीं करना है। थ्रू क्या होना चाहिए, नॉन वायलेंट मोड होना चाहिए। असेंबली, होल्डिंग मीटिंग्स, आप कहीं बैठ के कोई मीटिंग कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन नॉन वायलेंटली, वहां भी आपको हिंसा नहीं करनी है। यूनियन की बात करें तो यूनियन क्या है, तो फॉर्मिंग एसोसिएशन और पॉलिटिकल पार्टी, आप कोई संगठन बना सकते हैं, कोई राजनीतिक पार्टी आप बना सकते हैं। मूवमेंट, फ्रीडम टू ट्रेवल, आप जा सकते हैं कहीं भी इंडिया में, कहीं किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, एनीवेयर इन इंडिया, एक्सेप्ट जो आपका रिस्ट्रिक्टेड एरिया है या मिलिट्री जोन्स हैं, वहां पर आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। फिर रेजिडेंस, रेजिडेंस की बात करें तो सेटिंग अप अ होम एनीवेयर इन द कंट्री, आप कहीं भी अपना घर मकान बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप गुजरात के रहने वाले हैं तो आप महाराष्ट्र में अपने लिए मकान नहीं ले सकते हैं या नहीं बनवा सकते हैं। प्रोफेशन, चूजिंग एनी लीगल ऑक्यूपेशन लाइक ट्रेड और बिजनेस। लीगल ऑक्यूपेशन का मतलब क्या है, ये नहीं कि आप कोई क्रिमिनल बन जाएं और वो या कोई इलीगल स्मगलिंग करें, नहीं, वो इलीगल हो गया। आपको लीगल यानी विधि सम्मत आपको व्यवसाय करना है, रोजगार करना है, जैसे कि आपका कोई ट्रेड हो गया, कोई व्यापार हुआ, कोई बिजनेस हो गया, यह सारी चीज़। आप डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, आप टीचर हैं, आप सीए हैं। आर्टिकल 20 की बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टेट आर्बिट्ररी कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अब यह क्या है, आर्बिट्ररी कन्विक्शन, इसको भी समझ लेते हैं। क्या कहता है आर्टिकल 20 आपका, की कंपोनेंट्स ऑफ आर्टिकल 20, इसको भी देख लेते हैं। आर्टिकल 20 का प्रोविजन 1 क्या कहता है, पहले इसको देखिए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट एन ऑफेंस एट द टाइम ऑफ इट्स कमीशन। कोई ऐसा एक्ट किया गया है जिस वक्त किया गया है वो एक्ट, मतलब आज की तारीख में अगर कोई ऐसा एक्ट के द्वारा कोई ऐसा
एक्ट किया जाता है जो कि आज की तारीख में वह क्या है, वह एक क्राइम नहीं है, तो उसके लिए उसको सज़ा नहीं मिलेगा। वो पहले कभी था, लेकिन आज की तारीख में नहीं है, तो इस बात के लिए उसको सज़ा नहीं मिलेगा। यही कहा गया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस एंड इंडिविजुअल कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट एन ऑफेंस, जो कि एक अपराध नहीं है। कब नहीं है? एट द टाइम ऑफ इट्स कमीशन, जब अपराध कृत किया गया था। वो अपराध है ही नहीं, तो उसे आप अपराध क्यों कह रहे हैं? वह एक एक्ट है, जो कि अब वो एक्ट क्या है, वो एक्ट और ओमिशन क्या, ऑफेंस की डेफिनेशन भी वही है कि एक्ट एंड और ओमिशन विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, लेकिन लॉ के द्वारा जब उसको प्रोहिबिट ही नहीं किया गया है, तो वो एक्ट या ओमिशन क्या हो जाएगा, वह ऑफेंस नहीं माना जाएगा, तो उसके लिए आपको सजा नहीं मिलेगा। नॉट सब्जेक्टेड टू अ पेनाल्टी, या फिर उसके लिए उतना सजा आपको नहीं मिलेगा जितना कानून, ये नहीं कि अगर मान लीजिए किसी बात को लेकर 1 साल की सजा है, उसके लिए आप 1.5 साल, 2 साल या 3 साल की सजा नहीं दे सकते हैं। जितना मैक्सिमम पनिशमेंट है उतना ही आप दे सकते हैं। फिर आर्टिकल 20 का प्रोविजन 2 क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिशेबल फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। किसी भी अपराध के लिए आपको 2 बार सजा नहीं मिलेगा, यही बात कहा गया है। उसी को डबल जियोपार्डी कहा गया। ये नहीं कि एक ही आपके साथ आपने एक ही एक्ट किया है, एक ही क्राइम किया है, एक ही ओमिशन किया है जो कि ऑफेंस है, तो ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको 2 बार सजा मिलेगा, यही बात कहा गया। आर्टिकल 20 का प्रोविजन 3 क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट देमसेल्फ। कोई भी ऐसा एक्यूज्ड, ध्यान में रखिएगा, कोई भी ऐसा एक्यूज्ड, उसको किसी अपराध को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उसको ये नहीं कहा जाए कि अपने मामले में आपको खुद ही विटनेस बनना है, नहीं, फोर्स नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि अब आपको मानना है कि आपने ही यह क्राइम किया है, ऐसा नहीं दबाव दिया जा सकता है। यही बात कहा गया है आर्टिकल 20 के प्रोविजन 3 के तहत। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। विटनेस अगेंस्ट देम सेल्फ, इसके लिए कंपेल नहीं किया जाता है। शैल नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट देम सेल्फ। आर्टिकल 20 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। किस चीज़ की बात करता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। यहां पर देखिए, अगर मैं बात करूं आर्टिकल 20 की, ठीक है, आर्टिकल 20 की अगर मैं बात करूं तो ये आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ये प्रोटेक्शन देता है आपको। किस चीज़ से प्रोटेक्शन देता है? तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 20 का प्रोविजन 1 क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस। नो कन्विक्शन फॉर एक्ट्स दैट वर नॉट ऑफेंस व्हेन कमिटेड। जब आपके द्वारा वह एक्ट किया गया, लेकिन उस वक्त वो एक्ट क्या है, वह ऑफेंस नहीं है, तो उसके लिए आपको सजा नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 20 का प्रोविजन 2 क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। नो ऑफ पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस। एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता है। वही बात करता है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसमें क्या है? कांट बी फोर्स टू टेस्टिफाई अगेंस्ट वन सेल्फ। यह बात करता है खुद के विरुद्ध जो है आप क्या करेंगे, बयान नहीं दे सकते हैं। यह सारी चीजें हैं। वह कह सकता है कि आई रिफ्यूज टू आंसर, वह आप रिफ्यूज कर सकते हैं। यह सारी चीजें हैं। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, राइट टू लिव, नो वन कैन टेक योर लाइफ, राइट टू प्राइवेसी, प्रोटेक्टिंग पर्सनल बाउंड्रीज, राइट टू हेल्थ, मेडिकल केयर फॉर ऑल इवन प्रिजनर्स, राइट टू स्लीप एंड ट्रेवल, रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, डिग्निटी एंड इक्वलिटी फॉर लॉ। ये सारी बातें कर रहा है। राइट टू लाइफ क्या है? नो वन कैन टेक योर लाइफ। आपका लाइफ कोई भी, आपका जीवन आपसे कोई छीन नहीं सकता है। राइट टू प्राइवेसी, प्रोटेक्टिंग पर्सनल बाउंड्रीज, आपकी प्राइवेसी का आपको अधिकार है, निजता का अधिकार। राइट टू हेल्थ, इवन प्रिजनर्स हैविंग अ राइट टू मेडिकल केयर, जो प्रिजनर्स हैं उनको भी क्या है, राइट टू हेल्थ केयर का अधिकार मिला हुआ है। राइट टू स्लीप, इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉरेन ट्रेवल, रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में आता है। ट्रीटिंग वुमेन विद डिग्निटी इज अ फंडामेंटल राइट, नॉट जस्ट अ सजेशन। यह एक सजेशन नहीं है,
महिलाओं को भी आपको रिस्पेक्ट करना है, उनका सम्मान होना है, डिग्निटी के साथ सम्मान होना है। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इंसर्टेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आर्टिकल 21 क्या है? इट इज इंसर्टेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यह कहता क्या है क्या? इट मेक्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स। यह 6 से 14 साल के बच्चों के लिए क्या बात करता है? फ्री एजुकेशन की बात करता है। और यह कब आया था यह कानून? तो आर्टिकल 21 आया था आपका 21A 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 2002 के में आया था यह। और यही इसमें कानून भी आपका बन गया। फिर इसको लेकर कानून क्या बना? फ्री एंड कंपल्सरी राइट टू एजुकेशनल राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 RTE, राइट टू एजुकेशन। अब आर्टिकल 21 क्या कहता है? यह टारगेट ग्रुप क्या है इसका? तो टारगेट ग्रुप है इसका 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं वो है, उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है यहाँ पर। फिर नेचर ऑफ राइट क्या है? तो फ्री एंड कंपल्सरी है। यह फ्री आपको मुहैया कराना है मुफ्त में, और कंपल्सरी भी है एलिमेंट्री एजुकेशन। इन्फोर्सिबिलिटी, तो बीइंग अ फंडामेंटल राइट इट इज जस्टिसेबल मीनिंग द स्टेट कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर नॉन कंप्लायंस। देखिए फंडामेंटल राइट है तो इसका इन्फोर्समेंट होना है। अगर इन्फोर्समेंट नहीं होता है तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है इसको इन्फोर्स कराने के लिए, क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार है। इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है? तो इसका इम्प्लीमेंटेशन है, कानून बना दिया गया सरकार के द्वारा। जैसे ही फंडामेंटल राइट हुआ, सरकार ने भी कानून बना दिया। द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 was enacted to provide the legal framework for this right which came into effect on 1 अप्रैल 2010। जैसे ही राइट टू एजुकेशन आपका फंडामेंटल राइट बना आर्टिकल 21A के द्वारा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो तुरंत क्या हुआ? सरकार ने क्या किया? उसको लेकर कानून ही बना दिया। सरकार ने क्या किया? एक कानून ही बना दिया, द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बना दिया इसको। क्यों? फ्री एंड एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए इस कानून को बना दिया, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा। फिर रोल ऑफ प्राइवेट स्कूल्स। प्राइवेट स्कूल्स का क्या रोल है यहाँ पर? द RTE एक्ट रिक्वायर्स प्राइवेट स्कूल्स टू रिजर्व 25% ऑफ सीट्स फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इन सब के लिए क्या होगा? 25% जो है 25% क्या सीट रिजर्व रखना है प्राइवेट स्कूल्स को भी। ये नहीं कि सिर्फ सरकारी स्कूल के लिए नियम बना है। तो यह सारी बातें हैं। देखिए आर्टिकल 21A क्या है, इसको फिर मैं एक बार मैं समझा देता हूँ। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की यह बात करता है। आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द 86th Amendment Act 2002 makes free and compulsory education a fundamental right for children aged group 6 to 14 years, enforced by the right of children to free and compulsory education। In short इसको RT, Right to Education Act 2009 हम कहते हैं। टारगेट ग्रुप क्या है? तो इसमें चिल्ड्रन है आपके 6 से 14 साल के बच्चे हैं। नेचर ऑफ राइट क्या है? तो फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन है आपका। इन्फोर्सिबिलिटी क्या है? तो भाई मौलिक अधिकार है, तो इसके लिए क्या है? बीइंग अ फंडामेंटल राइट इट इज जस्टिसेबल। इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं अगर आपको आपका मौलिक अधिकार नहीं मिलता है। इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है? तो कानून बना के इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया। क्या है कानून? तो द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है इसका। रोल ऑफ प्राइवेट स्कूल, क्या प्राइवेट स्कूल में भी ये अधिकार है? तो है 25% क्या है? 25% सीट्स जो है 25% सीट्स जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो स्कूल्स हैं उनको भी रिजर्व रखना है ऐसे बच्चों के लिए, ठीक है, जो सोशली वीकर सेक्शन से आते हों। ये सारी चीज़ें हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, यह सारी बातें आर्टिकल 22 के तहत आपकी आती है। क्या है यह? इसको भी समझ लेते हैं। आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एसेंशियल राइट्स अगेंस्ट, क्या है? अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट की बात करता है, आर्बिट्ररी अरेस्ट की बात करता है, डिटेंशन की बात करता है। स्प्लिट इनटू प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन कैटेगरीज। की सेफगार्ड्स इंक्लूड द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। अगर पुलिस वाले आपको गिरफ्तार करने आते हैं तो वहाँ भी आपके मौलिक अधिकार हैं, आपको बताया जाएगा कि किस आधार पर आपकी गिरफ्तारी हो रही है। यही बात कहा गया है आर्टिकल 22 के तहत। ऐसा नहीं कि किस कैसे भी आएंगे पुलिस वाले और आपको गिरफ्तार करके ले जाएंगे। यहाँ आर्टिकल 22 कहता है, क्या कहता है? कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, कंसल्टेशन विद अ लीगल प्रैक्टिशनर एंड प्रोडक्शन बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर। 24 घंटे के अंदर क्या करना है? मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको प्रस्तुत करना है। दीज प्रोटेक्शंस जनरली डू नॉट अप्लाई टू एनिमी, जो भी हमारे एनिमी है, जो भी हमारे
ऐसे देश हैं जिनसे कि हमारा क्या है, हमारी दुश्मनी है, हमारे एनिमी हैं, उनके साथ यहाँ पर उस मामलों में जो भी वहाँ पे गिरफ्तारी होती है, जो पकड़ाते हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, उन पर यह नियम लागू नहीं होता है। और दोज़ हेल्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, या फिर ऐसे गिरफ्तारी जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज़ के तहत होती हैं, वहाँ पर यह आर्टिकल 22 का एप्लीकेशन वहाँ पर लागू नहीं किया जाएगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन बात करता है, उससे पहले फिर हम लोग एक बार और समझ लेते हैं इमेज के द्वारा आर्टिकल 22 को। क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। सर्टेन केसेस को याद रखिए, यानी कि सभी मामलों में नहीं है, कुछ मामलों में है। ये प्रोटेक्शन जो है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, वो सर्टेन केस क्या है? आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एसेंशियल राइट्स अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन, स्प्लिट इनटू प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन कैटेगरीज। की सेफगार्ड्स क्या है? तो यहाँ पर की सेफगार्ड्स है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। किस बात के लिए किया जाएगा? कि आपका गिरफ्तारी का क्या ग्राउंड है, क्या आधार है, किस आधार पर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, किस मुकदमे में, किस मामले में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, या पुलिस को आपको बताना है। राइट टू कंसल्ट अ लॉयर, आप अपने लॉयर से कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट विद अ लीगल प्रैक्टिशनर। फिर प्रोड्यूस्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट, तो आपकी गिरफ्तारी होगी तो उसके बाद क्या है, ही मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है। प्रोटेक्शंस जनरली डू नॉट अप्लाई, किस मामले में अप्लाई नहीं होता है? टू एनिमी अलायंस और दोज हेल्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। एनिमी अलायंस क्या है? प्रोटेक्शंस जनरली डू नॉट अप्लाई टू एनिमी अलायंस अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। आर्टिकल 22 बात करता है किस चीज की? तो यही प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात करें तो ये आपका आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 तक आपका आता है क्या यह? इसको भी समझते हैं। तो आर्टिकल 23 कहता है इट प्रोहिबिट्स, क्या प्रोहिबिट करता है? तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोहिबिट करता है, मानव तस्करी जो इसे कहा जाता है। क्या करता है ये? मानव तस्करी को यह प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, जो आपका स्लेवरी होता है या बेगर होता है, ठीक है, तो फोर्स्ड लेबर को भी क्या करता है यह यहाँ पर प्रोहिबिट करता है। वहीं आर्टिकल 24 की बात करें तो इट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स, यानी 14 साल के बच्चों को क्या करता है? प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट की। होता है ना, छोटे छोटे बच्चों से मजदूरी कराई जाती है, या फिर जो फैक्ट्रीज होती हैं या हजार्डस वर्क प्लेस होता है, जोखिम भरा जो काम होता है, उन बच्चों से नहीं कराया जा सकता है। देखते हैं बहुत सारी फैक्ट्री में छोटे छोटे बच्चे होते थे, पहले काम करते थे, लेकिन अब क्या है कि अब ये कानून बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। तो आर्टिकल 24 में और 23 कहता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी मानव तस्करी पर रोक लगाया जाएगा, और फोर्स लेबर पर रोक लगा हुआ है। ये फंडामेंटल राइट है। उसके बाद फिर क्या है आर्टिकल 24? आर्टिकल 24 कहता है आपका कि इट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स। कहाँ पर? तो फैक्ट्रीज में और हजार्डस वर्क, जो भी जोखिम भरा काम होता है, वह उनसे नहीं करवाया जा सकता है 14 साल तक की उम्र के बच्चों से। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 है आपका। क्या है राइट टू फ्रीडम? क्या कहता है आपका? तो राइट टू फ्रीडम कहता है आपका फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन ऑफ चॉइस, आर्टिकल 25 कहता है आपका। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनी रिलीजियस अफेयर्स, आप पूजा पाठ, आप कोई भी धर्म, आर्टिकल 25 कहता है आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, आप पूजा पाठ करना है, जो भी अनुष्ठान करना है, या आपका जो भी धर्म है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 27 कहता है टैक्स फ्री डोनेशन टू रिलीजियस कॉजेज, अगर कोई धार्मिक ऐसा कोई काम है उसके लिए अगर आप डोनेशन देते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उन पैसों पर टैक्स नहीं लगेगा। फिर आर्टिकल 28 कहता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, टोटल प्रोहिबिशन, आप किसी स्टेट फंडेड कोई इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर क्या करेंगे आप? रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं वहाँ पर आप। फिर क्या है वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, नो फोर्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, वहाँ पे आपको कोई बाध्य नहीं है कि वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अगर वहाँ मिल रहा है तो आपको उसमें पार्टिसिपेशन करना है, उसलिए कोई आपको फोर्स नहीं किया सकता है। ट्रस्ट एक्सेप्शन, ट्रस्ट इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीज़ें हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नॉट सब्जेक्ट टू आर्टिकल 28 की बात कही गई है। अब इन डिटेल समझते हैं आर्टिकल 25 कहता क्या है। फ्रीडम ऑफ टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन ऑफ चॉइस की बात करता है। आर्टिकल 25 कहता है कि आप अपने स्वतंत्रता के हिसाब से कोई भी धर्म अपना सकते हैं, उसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको व्यवहार में ला सकते हैं, या जो भी धर्म में बातें कही गई हैं वो अपने हिसाब से उसको, अपने रिलीजियस चॉइस के हिसाब से उसको आप अपना सकते हैं।
फिर आपके जो रिलीजियस अफेयर्स हैं, पूजा पाठ हो गया, ठीक है, कोई रिचुअल हो गया, कोई इवेंट हो गया, वह आप नॉन वायलेंटली तरीके से आप कर सकते हैं। आर्टिकल 27 कहता है मनी डोनेटेड टू रिलीजियस कॉजेज इज टैक्स फ्री। आर्टिकल 27, कोई भी अगर दान किया गया है कोई भी धार्मिक कोई भी पर्पस से रिलीजियस कॉज से, तो वो टैक्स फ्री रहेगा। वहीं आर्टिकल 28 की बात करें तो रूल्स फॉर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यह है क्या? जो रिलीजियस आर्टिकल 28 कहता है कि जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है उसको लेकर जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें रूल क्या है, वही बात करता है। इसके की एस्पेक्ट समझते हैं आर्टिकल 28 के। टोटल प्रोहिबिशन है, वहां पर आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं देना है। टोटल प्रोहिबिशन, देयर इज अ टोटल प्रोहिबिशन। इंस्टीट्यूशन होली फंडेड बाय द स्टेट कैन नॉट प्रोवाइड एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन इन इंस्टीट्यूशन एडेड बाय और रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, students cannot be forced to participate in religious instructions or worship without their consent or consent of their guardian if they are a minor। अब ट्रस्ट एक्सेप्शन क्या है यह देख लीजिए। If an institution is administered by the state but was established under trust requiring a religious instruction, such instruction is permissible। बिल्कुल, देखिए कोई इंस्टीट्यूशन है वह स्टेट के द्वारा उसका एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, बट वह क्या किस चीज़ के इस्टेब्लिश किया गया, तो इस्टेब्लिश अंडर ट्रस्ट रिक्वायरिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के लिए क्या आपको परमिशन मिला हुआ है, उसकी आवश्यकता है, तो सच इंस्ट्रक्शन इज परमिसिबल, वहाँ पर आपको दिया जा सकता है। ठीक है, अब कोई ऐसी ऐसी संस्था है, कोई ऐसा ट्रस्ट है जिसका पर्पज ही है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना, भले ही वो स्टेट के द्वारा उसको उसका एडमिनिस्ट्रेशन हो, फिर भी वहाँ पर क्या है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वहाँ पर दिया जा सकता है। वहीं अगर बात करें कि स्कोप की, दिस आर्टिकल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नॉट रिसीविंग स्टेट एड और रिकॉग्निशन। इसका स्कोप देखिए, यह जो आर्टिकल है ना, कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, तो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर अप्लाई नहीं किया जाता है। ठीक है, पर्पस क्या है, इट इंश्योर्स दैट द स्टेट डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन सपोर्टिंग द सेकुलर एंड न्यूट्रल इथोस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें साफ साफ कहा गया है कि हम एक सेकुलर स्टेट है, वहाँ किसी विशेष धर्म को लेकर कोई स्थान नहीं दिया गया, सभी धर्मों को बराबर माना गया है। इसलिए कहा गया है कि यह जो हमारा प्रावधान मौलिक अधिकार दिया गया है, इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है कि टू इंश्योर दैट द स्टेट डज नॉट प्रमोट, जो हमारा देश है वह प्रमोट नहीं करे किसी रिलीजन को स्पेसिफिक, या सपोर्ट करे, वो सपोर्ट करे सिर्फ सेकुलर, जो सेकुलर है उसी के। सेकुलर का मतलब क्या है कि स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं है या किसी विशेष धर्म के तरफ उनका झुकाव नहीं है, यही बात है वहाँ पर। अब प्रोहिबिटेड इंस्टीट्यूशन कंप्लीटली फंडेड बाय द गवर्नमेंट, एग्जांपल आईएमए केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल, परमिटेड इन प्राइवेट। अब जैसे आईएमए हो गया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो गया, सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय, वहाँ पर क्या कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप नहीं दे सकते, एग्जाम्पल के तौर पर ये संस्थाएं हैं। परमिटेड इन प्राइवेट और गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्पेशल एस्पेक्ट इंस्टीट्यूशन, एग्जाम्पल प्राइमरी स्कूल, मदरसाज और माइनॉरिटी रन यूनिवर्सिटीज, वहाँ पर आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात आती है, ये आपके आर्टिकल 29 से 30 के बीच में आपका शामिल किया जाता है। अब देखिए आर्टिकल 29 क्या कहता है, तो प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, जो हमारे माइनॉरिटीज हैं उनके हितों की रक्षा करता है आर्टिकल 29, उनके इंटरेस्ट की यह रक्षा करता है। वहीं अगर आर्टिकल 30 की बात करें तो राइट ऑफ माइनॉरिटीज की बात करता है, टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल आप खोल सकते हैं अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, भी आप अपना ओपन कर सकते हैं, उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, यह बात कहा गया आर्टिकल 30 के तहत कहा गया। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 32 अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा सारी चीज़ों को। यह कहा जाता है हमारा सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। आर्टिकल 32 इज ऑल्सो नोन एज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किनके द्वारा कहा गया, तो बाई डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनके द्वारा कहा गया है। इट प्रोवाइड्स द पावर टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट इफ एनी अदर फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड। मैंने कहा ना, जैसे कि आपका फंडामेंटल राइट है, उसका अगर वायलेशन होता है तो उसके लिए क्या है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वही कहा गया है आपका आर्टिकल 32, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विदाउट दिस प्रोटेक्शन अदर राइट्स वुड बी मीनिंगलेस।
अगर मौलिक अधिकार आपको नहीं दिया रहता है ना, तो बाकी जितने भी आपके अधिकार हैं वो मीनिंगलेस हो जाते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं होता। भाई जब किसी अधिकार की रक्षा ही नहीं होगी तो फिर उसका मतलब क्या है। लेकिन यह जैसे ही आर्टिकल 32 आपको दिया गया है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। स्पेशल प्रोविजंस एंड चेंजेस, क्या है आपका स्पेशल प्रोविजन और क्या है चेंजेस, यह भी देख लीजिए। तो रिमूवल ऑफ राइट्स टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 रिमूव बाय किया गया, कहाँ किया गया, तो यह आपका हटा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44 के द्वारा हटाया गया इसको। आर्टिकल 33 क्या कहता है, तो पार्लियामेंट कैन रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स फॉर आर्म्ड फोर्स एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड नेशनल सिक्योरिटी, यह बात करता है। उसके बाद केशवानंद भारती केस में क्या हुआ, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स कन्फ्लिक्टेड विद नेशनल डेवलपमेंट, जैसे हाईवेज। अब देखिए हुआ क्या था, जो राइट टू प्रॉपर्टी है आपका क्यों हटाया गया था, यह हुआ इसलिए था कि जैसे मान लीजिए नेशनल हाईवे बनाना है, कोई सड़क बनाना है, अब किसी की निजी संपत्ति आती थी और मौलिक अधिकार के तहत होता था तो वहाँ पे कठिनाई होती थी, परेशानी होती थी। इसीलिए क्या किया गया आपका, यह फंडामेंटल राइट के तौर पर इसको हटा दिया गया और इसको आर्टिकल 300A में शामिल कर दिया गया। रिमूवल ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31, यह कब रिमूव किया गया, रिमूव बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। अब यह मामला कहाँ आया, तो केशवानंद भारती केस में आया, वेयर प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स कन्फ्लिक्टेड विद नेशनल डेवलपमेंट लाइक हाईवेज। सड़क बनाने में वहाँ समस्या होती थी, भाई किसी की जमीन, भाई जमीन तो किसी ना किसी की रास्ते सामने आने वाली है, तो उस वक्त दिक्कत हो जाता था फंडामेंटल राइट होने पर। तो इसीलिए इसको फंडामेंटल राइट हटा के न कि इसे कर दी फंडामेंटल राइट न करके इसको लीगल राइट कर दिया गया। आर्टिकल 33 इट अलाउज पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स फॉर आर्म्ड फोर्सेज एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड नेशनल सिक्योरिटी। बिल्कुल, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेज हैं या जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया गया थोड़ा सा। इन जनरल जितने भी सिटीजन हैं उनके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कब कर सकते हैं, इमरजेंसी के दौरान कर सकते हैं, जो कि आपका आर्टिकल 34 कहता है। लेकिन जो हमारे आर्म्ड फोर्सेज है और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके फंडामेंटल राइट को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, क्यों, टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड नेशनल सिक्योरिटी। अब लीजिए आर्टिकल 34 भी आपका आ ही गया। आर्टिकल 34 क्या कहता है, आर्टिकल 34 कहता है इट रिस्ट्रिक्ट्स राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, हाउएवर आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैन नेवर बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, यही बात कहता है। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर जनरली प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग डिमिनिश्ड और रिड्यूस्ड इन एनी वे, आप रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल सिचुएशन है जहां की क्या है, फंडामेंटल राइट पे आपको चेक एंड बैलेंस और कंट्रोल रखना पड़ता है। कब है, आर्टिकल 34 इट स्पेसिफाइज दैट व्हेन एन इमरजेंसी, जब आपातकाल की स्थिति होती है तो क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड और सस्पेंडेड। डिस्पाइट दिस जनरल सस्पेंशन, फिर भी वैसी स्थिति में आपका आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 रिमेन एक्टिव, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। क्यों किया जाता है ये समझिए, जितने भी मौलिक अधिकार हैं उसको तो आपको इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड कर दिया जाएगा आपातकाल की स्थिति में, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 रिमेन इन फोर्स, उसको आप नहीं खत्म कर सकते, उसको सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, एक्सप्लिसिट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्शन, द सोर्सेस स्टेट्स दैट इवन व्हेन एन इमरजेंसी, देखिए, इज एक्टिव एंड मोस्ट other rights are being restricted, article 20 and 21 are the two specific articles that can never be snatched away। सोर्स क्या है आपका, तो सोर्स है आपका आर्टिकल 34, यही तो सोर्स है। आर्टिकल 34 क्या है, आर्टिकल 34 स्टेट्स दैट इवन व्हेन एन इमरजेंसी इज एक्टिव, भले ही आपातकाल क्यों ना हो, एक्टिव मोड में क्यों ना हो, जितने भी आपके फंडामेंटल राइट हैं वो रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। कैन नेवर बी स्नैच्ड अवे, इसको आप छीन नहीं सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 21 बात करता है आपके लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है। आर्टिकल 21 इज कंसीडर्ड अ unequally powerful right that covers the right to life and personal liberty, यह आपके पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। It emphasizes that a citizen's right to live is so fundamental that it cannot be taken away regardless of the severity of the emergency situation, कितनी भी सीवियर सिचुएशन क्यों ना हो।
आपका आर्टिकल 20 और 21 आपसे नहीं छीना जा सकता है। लीगल सेफगार्ड्स क्या दिए हुए हैं आपके, तो आर्टिकल 20 के तहत आपका लीगल सेफगार्ड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, इंश्योरिंग दैट इंडिविजुअल्स आर नॉट सब्जेक्ट टू आर्बिट्ररी और एक्स्ट्रा लीगल पनिशमेंट। जो डबल जियोपार्डी, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये सारी चीजें अभी हमने देखा था। इसको स्कोप ऑफ सस्पेंशन की बात यहाँ पर आती है। फिर while the state has the power to suspend other rights to maintain order during a crisis, the source under article 34 clarify that this authority is limited. It excluded articles 20 and 21, basic dignity and existence of the citizens। क्यों करना है? To honor and protect them। अब वही आर्टिकल 34 की बात करें तो ठीक है, वाइल आर्टिकल 34 अलाउज फॉर द सस्पेंशन ऑफ मोस्ट फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ मैंडेटरी सेफगार्ड्स फॉर आर्टिकल 20 and 21, ensuring they remain enforceable to prevent the state from infringing upon a person's life or legal protection during times of crisis। यह लोगों के लीगल राइट के प्रोटेक्शन के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जाता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम क्या है? आर्बिट्ररी एक्शन, आर्टिकल 20, और आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। इसीलिए इसको आप हमसे नहीं छीन सकते हैं, भले ही कितना भी बड़ा क्राइसिस आ जाए, उसमें आप हमसे यह नहीं छीन सकते हैं। आर्टिकल 35 इज द कंक्लूडिंग आर्टिकल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, सेक्शन पार्ट 3, Article 12 to 35। Article 35 of the Constitution of India provides Parliament the authority to create laws important for implementing the provisions provided in Part 3rd, that is the fundamental right। The Parliament has the exclusive rights to legislate on certain fundamental rights like Article 12 के प्रोविजन 3 के लिए और 32 के प्रोविजन 3 के लिए एंड 34 के लिए। इसके लिए क्या है? आर्टिकल 35 में प्रावधान दिए गए हैं। कोई स्पेशल ऐसा लॉ बनाना है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट आपको लेजिस्लेशन करना है, तो इसके लिए कानून बनाया जा सकता है। अब आर्टिकल 16 है, जैसे आर्टिकल 16 क्या कहता है? तो आर्टिकल 16 बात करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। किस चीज की बात करता है? तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। आर्टिकल 16 कन्फर्म्स, आर्टिकल इंश्योर इक्वलिटी की बात करता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है, इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। इट मैंडेट्स दैट द गवर्नमेंट प्रोवाइड प्रॉपर नोटिफिकेशन फॉर वैकेंसीज एंड इक्वल एक्सेस टू एग्जाम्स रिगार्डलेस ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसीज। सही बात है भाई, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी चाहिए। आपको जॉब है, नौकरी है, उसके लिए भी क्या करना है? तो एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको पहले से आपको क्या करना है? एडवर्टाइजमेंट निकालना है, सभी को ये जानकारी उपलब्ध करानी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 32 कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करता है। टर्म द गार्जियन आर्टिकल, इसको गार्जियन आर्टिकल भी कहा जाता है या सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। दिस आर्टिकल एम्पावर सिटीजन्स टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट इफ देयर राइट्स आर वायलेटेड। इट एक्ट्स एज प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर अदर राइट्स, अदर राइट्स की बात करता है। वहीं अगर आर्टिकल 33 की बात करें तो आर्टिकल 33 है क्या? ये तो आर्टिकल 33 है, आर्टिकल 33 ग्रांट्स पार्लियामेंट the power to restrict or snatch away the fundamental rights of members of the armed force, parliamentary, paramilitary forces and intelligence agencies। This allows these agencies to maintain discipline and utilize methods such as the third degree। इसलिए इनके क्या होते हैं कि जो फंडामेंटल राइट होते हैं उनको रिस्ट्रिक्ट यहाँ पर किया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। फिर आर्टिकल 34 की बात करें तो आर्टिकल 34 में यही कहा गया कि भाई कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है, जो मैंने अभी पहले आपको बताया था कि इमरजेंसी की सिचुएशन है, वहाँ पे प्रावधान लगा हुआ है, आपातकाल की स्थिति है, तो वैसी स्थिति में क्या है, आपके जितने भी फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड किए जा सकते हैं, लेकिन आपका आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कैन नेवर बी सस्पेंडेड, उनको कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। यह सारी चीज़ें हैं। तो ये आज का पूरा आपका सेशन था जो आज मैंने कवर किया है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे की एस्पेक्ट को मैंने यहाँ पर कवर किया है, जो मुझे लगा कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होना चाहिए था, वो सारे की एस्पेक्ट को मैंने आज कवर किया है। कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है जिसको कि मैंने यहाँ पर नहीं छोड़ा है, आज बिल्कुल नहीं छोड़ा है, सारे चीज़ों को आज हम लोग कवर किए हैं।
आर्टिकल 31 को लेकर भी मैंने बता ही दिया था, फिर भी मैंने बार बार चीज़ों को यहाँ पर इसलिए हाईलाइट किया है ताकि चीज़ें आपको रिकॉल हो। अब पार्लियामेंट का पावर है, लेजिस्लेशन का पावर है, आर्टिकल 13 है, फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी डिमिनिश्ड और डिडक्टेड, ये बात कहा गया है। तो ये सारे जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा। राइट्स कैन बी एक्सपेंडेड, राइट को एक्सपेंड किया सकता है, बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसको कम नहीं, रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, बट नॉट रिड्यूस इन लेसर टर्म। ये सारी चीज़ें हैं। इमरजेंसी की सिचुएशन में आप इसको कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल सिचुएशन में नहीं कर सकते। लेकिन इमरजेंसी की सिचुएशन में भी कब कर सकते हैं, तो आर्टिकल 34 के तहत कर सकते हैं, लेकिन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आपका आपसे नहीं छीना जा सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। आज के सेशन को लेकर या किसी और टॉपिक पर आपके पास कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं, और आज के सेशन का पीडीएफ आपको आपके लॉकूल के डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।